हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी। ये मेरे लेक्चर देखना, ये मेरे वीडियोस देखना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अब आप आज आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है प्रयागराज, उसने केंद्र या सेंटर्स को डिसाइड करने का पूरा ये जो आज का जो सहमति पत्र है केंद्रों को भेजा है, पूछा है। तो इसका मतलब एग्ज़ाम होगा ही होगा 18-19 जून को। इस मंथ के लास्ट तक ये सब चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये सब अपना क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें भी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ लग जाना है और मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आप प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छे हैं तो कमेंट करके या लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे ये हो कि भाई क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं और ये आपको हेल्प भी करने वाले हैं। कुछ आज मेरे पास ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन और कुछ मतलब रिलेटेड टॉपिक भी हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, और अगर उसमें कन्फ्यूज़न उन टॉपिक में तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं उनको टॉपिक्स को लेके आया हूँ और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसको लाइक कर देंगे और अप्रिशिएट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आपका ये कि केंद्र सेंटर का ये होने वाला है, सिलेक्शन लास्ट तक हो जाएगा। तो अब हमें अपनी तैयारी को और भी अच्छे से और भी जुनून के साथ स्टार्ट करना है। तो मैं आज का ये टॉपिक है मेरे पास एक ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और आएगा तो कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें ग्लिसरॉल का क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल क्या है, ये स्ट्रक्चर है। और मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए 3 मोल ऑफ एच आई या स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस PI3, ये भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3HI भी हो सकता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, PI3, 3HI। और तो क्या बनता है, पहले इसमें देखिए HI ऐड होता है। HI तीनों प्लेसेस पे ऐड हो रहा है, मतलब OH हट रहा है और I हो रहा है, बट ये हाईली क्या है, अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये यहाँ से जो है, ये I और I यहाँ से निकल जाता है और अपने को मिलता है अलाइल आयोडाइड। अलाइल आयोडाइड, अलाइल आयोडाइड कब, जब आप क्या लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ HI, मतलब स्मॉल कहने का मतलब है 3 मोल HI लेंगे, तो आपका अनस्टेबल बनेगा ये। और इसके बाद ये देखिए क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट अलाइल आयोडाइड। बट इसके बाद अब ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आपने एक्सेस ऑफ HI ले लिया, एक्सेस ऑफ HI ले लिया, तो आपका क्या बन रहा है, देखिए ये तो बनेगा ही जो मैंने लिखा है, ये अलाइल आयोडाइड, ये तो बन ही रहा है ना, ये बनेगा। एक्सेस लेंगे तो भी ये बनेगा, बट दिस विल नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कब ये होगा, जब आपको केवल 3HI लिखा होगा या PI3 लिखा होगा, तब ये होगा। और अगर एक्सेस HI लिखा है तो पहले अलाइल आयोडाइड बनेगा, फिर ये अलाइल आयोडाइड जो है फिर से इसमें HI ऐड होगा यहाँ पे और यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ऐड कर देंगे, बट ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो फिर से यहाँ से देखिए I2 उड़ जाएगा, I2 है ये, I2 उड़ गया तो ये बन गया, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये अपना क्या है, प्रोपीन है। और फिर इसमें HI फिर से ऐड होता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 2 आयोडोप्रोपेन बनता है। कितना फ़र्क है देखिए, एक्सेस ऑफ HI लेंगे तो 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा, और अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ HI या 3 मोल HI लिया है तो आपका अलाइल आयोडाइड बनेगा। वेरी वेरी आप इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या मैं बोल रहा हूँ कि 3 मोल लेंगे तो ये क्या बन रहा है, अलाइल आयोडाइड। एक्सेस HI लेंगे तो अलाइल आयोडाइड बनेगा, बट फाइनल प्रोडक्ट होगा 2 आयोडोप्रोपेन। इस बार इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब एक और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें है, क्या है, अगर आपने ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, इसमें अगर आपने ऑक्सैलिक एसिड डाला, कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कितने डिग्री सेल्सियस पे, देखिए ये टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये बन गया 100, ये इसमें ऐड हो जाता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और ये बन जाता है C डबल बॉन्ड OCOH। और फिर 110 पे ही इसमें से क्या निकल जाता है, CO2। और CO2 निकलने के बाद यहाँ पे बचता है CHO। और फिर से 110 डिग्री सेल्सियस पे फिर ये ब्रेक होता है और क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड। क्या बनाता है ये, फॉर्मिक एसिड। ये सब 110 पे ही चल रहा है। मतलब ग्लिसरॉल अगर ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करेगा 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर बताइएगा कैसा लगा ये। अब इसका तीसरा देखिए, तीसरा है कि ग्लिसरॉल को अगर आप फिर से ऑक्सैलिक एसिड को लिख रहे हैं,
से साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बट आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपका टेम्परेचर अब 260 है, तो अब आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अलाइल एल्कोहल है। क्या है? अलाइल एल्कोहल विथ 2 मोल्स ऑफ CO2। 110 पे क्या बन रहा है? आप देखिए 110 पे क्या बन रहा है? फॉर्मिक एसिड। एक्सेस ऑफ HI के साथ क्या बन रहा है? 2 आइडोप्रोपेन। और 3 मोल के साथ बन रहा है अलाइल आयोडाइड। अलाइल आयोडाइड। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग देखिए, ग्लिसरॉल को अगर आपने KHSO4 के साथ ट्रीट किया है, KHSO4 के साथ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है एक्रोलीन। एक्रोलीन। प्रोप, इसका प्रोप इन एल, प्रोपिनेल को ही क्या बोलते हैं? एक्रोलीन। कॉमन नेम याद रखिएगा, क्रोटोनल डिहाइड, एक्रोलीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और आपके पास टॉपिक है, ये जितने मैंने बताया इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आते रहते हैं। ये है अपने पास एक रिएक्शन है, पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप का रिएक्शन है। अब इसमें देखिए रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। रिंग एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? देखिए ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे 2 OH हैं और ये OH H2O के प्रेजेंस में अगर ये बाहर हो जाए, कार्बोकटायन H प्लस अगर मैं डालूँ इसमें, तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा, तो प्लस यहाँ पे लगेगा और एक बार प्लस यहाँ पे लगेगा। बट यहाँ पे जो प्लस है, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, ये हाईली स्टेबल है, क्योंकि ये 2 बेंजीन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है। तो ये कार्बोकटायन जो है हाईली स्टेबल। कौन सा कार्बोकटायन? ये वाला कार्बोकटायन। और ये कार्बोकटायन जो बनेगा वो स्टेबल नहीं है, इसलिए ये कार्बोकटायन यहाँ पे बनेगा जहाँ पे मैंने बनाया है। फिर इसके बाद क्या होगा? ये इधर आगे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे देखिए रिंग एक्सपेंशन चल रहा है। क्या चल रहा है? मैं इसको थोड़ा फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये रिंग एक्सपेंशन चल रहा है। तो जो 5 मेंबर्ड रिंग थी वो कितने मेंबर्ड रिंग हो गई? 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। बट अगर आप यहाँ से इस वाले कार्बोकटायन से बनाएंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या है? अनस्टेबल। कार्बोकटायन जो बनेगा वो नॉट स्टेबल है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। एक मैं आपके लिए लाया हूँ मैला प्रेड रिएजेंट, या मैला प्रेड रिएजेंट। डायरेक्ट पूछता है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, पूछेगा मैला प्रेड रिएजेंट क्या है, सैरेट रिएजेंट क्या है? सैरेट रिएजेंट CrO3 प्लस दिस पिरिडीन। इसके बाद क्रिसॉल। क्रिसॉल आपको पता होगा, अगर आपके पास टोलुइन है और उसमें अगर आपने OH ऐड कर दिया तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल। तो ये एसिडिक ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा मिथाइल क्रिसॉल ज़्यादा एसिडिक है, फिर पैरा क्रिसॉल है, फिर ऑर्थो क्रिसॉल है, फिर ऑर्थो क्रिसॉल। ऐसे ही फिनॉल में ऑर्थो हेलो, फिर मेटा हेलो, फिर पैरा हेलो, मतलब ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे -I इफेक्ट काम करता है, और -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा पास में होता है, डिस्टेंस के साथ बढ़ता है। तो ऑर्थो ज़्यादा एसिडिक है, फिर मेटा हेलो, फिर पैरा हेलो। और यहाँ पे देखिए क्रिसॉल में मेटा क्रिसॉल इज मोर एसिडिक देन पैरा देन ऑर्थो। इसके बाद देखिए क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, सब ऑर्थो पे हैं। बट देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, ऑर्थो क्लोरो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन ब्रोमोफिनॉल, देन आइडोफिनॉल, देन फ्लोरोफिनॉल। अब फ्लोरोफिनॉल का एकदम अलग दिखा रहा है, जबकि हमें किसका चाहिए था कि भाई फ्लोरो का तो ज़्यादा होना चाहिए था। बट प्रॉब्लम क्या है कि पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा, फिर से इसको एक बार देखिएगा इन तीनों को। इसके बाद मैं आपके लिए एक रिएक्शन लेके आया हूँ कि फिनॉल का जब रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं, ये देखिए HCN प्लस HCl AlCl3, तो आपको ये कहाँ पे देता है? पैरा पोजीशन पे ये CHO ग्रुप ऐड करता है। इफ पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड देन CHO ग्रुप गोज टू ऑर्थो पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा पे ही जाएगा, अगर पैरा ब्लॉक है तो फिर ऑर्थो पे जाएगा, मतलब यही मेजर होगा, ऑर्थो मेजर नहीं होगा। ऑर्थो मेजर कब होगा? जब पैरा ब्लॉक होगा। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? इमिडो फॉर्माइल क्लोराइड HCl। अकॉर्डिंग टू आप ऐड कर लीजिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, तो यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्लोरीन किसके पास जाएगा? प्लस के पास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। देखिए हाउबेन हाउस रिएक्शन, इसमें CH3CN अब हम लोग लेते हैं इसके प्रेजेंस में, और यहाँ पे देखिए इसका नाम है 1,3,5 ट्राइफ, सॉरी 1,3 बेंजीन 1,3, ट्राई, इसको क्या बोल सकते हैं? इसका नाम है पैरागिलोल, इसका नाम है शायद। तो इसके बाद इसमें C डबल बॉन्ड OCH3। हाँ, इसको हम लोग
1,2, अब तो इसमें फिनॉल तो उसको बोल नहीं सकते, तो 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं। इसको देख लीजिएगा एक बार इस रिएक्शन को। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। बफर सॉल्यूशन है और वीक बेस है। वीक बेस का बफर सॉल्यूशन है, वीक बेस का बफर सॉल्यूशन, तो क्या होगा बताइए? ये POH होगा। और बेस क्या है फॉर्मूला याद करने का? वीक है, तो ये होगा PKB प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। बट हमें पीएच के टर्म में दिया, तो हमें पता है पीएच क्या होता है, 14 माइनस क्या, POH, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 14 माइनस PKB माइनस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट बाय एसिड। अब इस वाले फॉर्म सॉल्ट बाय बेस है, वीक बेस है तो भाई बेस है, सॉरी वीक बेस है, तो ये अपना जो फार्मूला है, ये थर्ड फार्मूला अपना मैच कर गया, थर्ड फार्मूला। अगर यहीं पे अगर अपने पास वीक एसिड होता, वीक एसिड का बफर होता विथ इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप देखिए क्या होता, फिर आपको मिलता पीएच, पीएच मिलता। और फिर आपको पीएच के बाद सीधे क्या, वीक कौन है, एसिड, तो PKA प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट बाई क्या, एसिड, सॉल्ट बाई एसिड। वीक बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। वीक एसिड क्या, वीक एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। एसिडिक बफर का मतलब वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हैं, CH3COOH और प्लस क्या, CH3COONA, CONA, ये ले सकते हैं आप, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं एसिडिक बफर। मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बार बार आता है, विक्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्या, ये ऐसे लिखा रहता है डेल, फिर डेल्टा G/T, डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H/T², T², बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और क्वेश्चन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करना चाहिए। द सॉलिबिलिटी ऑफ PbSO4 हमें बतानी है इन 0 पॉइंट, मतलब हमारे पास PbSO4 है, PbSO4 है, इस PbSO4 का हमें सॉलिबिलिटी ऑफ PbSO4 इन 0 पॉइंट सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर विल बी। अब इसमें मोल पर लीटर में, अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, Na2SO4, 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 और जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.2। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि उन्होंने PbSO4 का KSP नहीं दिया है, KSP नहीं दिया। अगर ये KSP दिया रहता तो ये क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेते हैं। फिर चलिए मान लेते हैं कि KSP जो है वो 10⁻⁸ है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर हमें सॉल्बिलिटी चाहिए, बट अब क्या देखिए, ये आपके पास एक वीक, ये क्या है अपने पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑब्वियस है कि इसकी सॉल्बिलिटी जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेस। तो लेट द सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, S, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ Na2SO4, तो कितना होगा ये, KSP डिवाइडेड बाय कॉमन आयन, देखिए क्या है यहाँ पे, सल्फेट, सल्फेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, बट कहाँ से लेना है, स्ट्रॉन्ग से लेना है, कहाँ से लेना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेना है। और पावर में इसके क्या लगाना है, स्टोइक्योमेट्री, बट कहाँ से, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरी बात समझिएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट आप ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्बिलिटी KSP मान लीजिए दिया है 10⁻⁸, तो हमें जो कॉमन आयन है, सल्फेट है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेना है वो कहाँ से लेना है, स्ट्रॉन्ग से, जो हमने ऐड किया है। क्यों, क्यों स्ट्रॉन्ग से लेना है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे हो गया ये 0.2, भाई Na2SO4 होगा तो 0.2 ही आएगा, 1:1 का रेशियो है। और जो हमें कॉमन जो कॉमन आयन है उसका जो स्टोइक्योमेट्री लेना, मतलब पावर जो लेना है, वो कहाँ से लेना है, वीक से लेना है, और वो कितने के बराबर है, 1 है। तो ये आंसर जो है आपका है 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.2। मान लीजिए इसमें वो KSP
लगता है मुझसे ही छूट गया है। तो क्वेश्चन ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया कि अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे कॉमन आयन इफेक्ट वाले, तो आप क्या करोगे, सॉल्बिलिटी निकालने के लिए जो भी दिया रहेगा, के भी दे सकता है, आईपी भी दे सकता है, के भी दे सकता है, डिवाइडेड बाई क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लेना है, कॉमन आयन, क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लेना है। बट कहाँ से लेना है, स्ट्रॉन्ग से, और उसके पावर में क्या लगाना है, स्टोइकोमेट्री, कहाँ से, वीक से। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, एक दो बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिएगा, फिर करिएगा इसको आप, ठीक है। अब इसके बाद ये काइनेटिक से क्वेश्चन है, इन द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन अ प्रोडक्ट ए। देखिए भाई, आपने सारे चैप्टर आप काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, तो इसलिए क्वेश्चन मेरा अलग अलग से है। अगर आप बोलेंगे किसी टॉपिक पे भी बोलेंगे, मैसेज आप कर दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड भी बातें बता दूंगा, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे ढेर सारे। ये मैं रैंडमली जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में और अलग अलग एग्जाम्स में, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक का चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हैं। इन द काइनेटिक स्टडी ऑफ अ रिएक्शन ए, प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वाज ऑब्जर्व्ड विद अ ग्राफ। देखिए, तो उन्होंने टी टाइम टी एंड प्लॉटेड द रिएक्शन इज ऑफ काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन। देखिए, अगर आपका टी हाफ होगा, यहाँ पे टाइम टी हाफ है, तो जो मैंने ग्राफ बिटवीन टाइम एंड 1/c², सी स्क्वायर का ये ऑब्वियस है, जो टी का रहता है, टी का हाफ का, ये क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर क्या, दैट इज इक्वल टू 1 - n। ये याद रखना है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 - n। अगर n क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर n का वैल्यू अगर आपने कितना ले लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। अगर आपने वैल्यू n का कितना ले लिया, 1, तो टी हाफ जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन ए होगा। और अगर आपने ऐसे ही पुट करते जाइए, n इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो सोचिए टी हाफ क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और अगर आपने 4 ले लिया, n इज इक्वल टू 3, फोर्थ कंडीशन में, तो जो टी हाफ है, जो टी हाफ है वो कितना हो जाएगा, 1/a के पावर में क्या, 2। अब देखिए ये वाला जो मैच किससे कर रहा है, ये उन्होंने वही तो पूछा है कि टाइम मतलब टाइम टी हाफ और किसके बीच में है, 1/c² के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हुआ, आप ही देखिए बता दीजिए कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। देखिए थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, ये यहाँ से रिलेटेड है, देखिए थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। बस आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो, ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से उसको सेट कर सकते हैं, आराम से सेट कर सकते हैं। द गैस विच शो हीटिंग इफेक्ट ड्यूरिंग जूल थॉमसन, जूल थॉमसन expansion, Joule Thomson expansion, Joule Thomson expansion are those with a gas which shows heating effect। गैस जो है वो हीट हो रही है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन का मैंने आपको एक ऐसा डेल्टा टी बाई डेल्टा डेल्टा टी बाई डेल्टा पी एच, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं यार, म्यू से डिनोट करते हैं, एक मिनट, इसका जूल थॉमसन इफेक्ट का म्यू से जो डिनोट करते हैं, म्यू, और इसमें क्या चल रहा है, हीटिंग, म्यू में हीटिंग चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, लो इन्वर्जन टेम्परेचर। अगर यहीं पे कूलिंग होता तो क्या होता, हाई इन्वर्जन टेम्परेचर। हीटिंग में क्या होता है, लो टी आई, टी आई का मतलब है इन्वर्जन टेम्परेचर, लो इन्वर्जन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा जरूर, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, वेरी लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। लो हीटिंग के लिए बस एक याद रखिए, हीटिंग के लिए क्या है, इन्वर्जन, लो इन्वर्जन टेम्परेचर, लो इन्वर्जन टेम्परेचर, लो इन्वर्जन टेम्परेचर। एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ पोटेशियम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम इज, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब आपको दिया हुआ है Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, Z दिया कितना, 0.405, ये मिलीग्राम लिखा हुआ है पर कूलम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम लिबरेटेड व्हेन अ करंट ऑफ, तो I दिया हुआ है 25 एम्पियर थ्रू अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट फॉर 20 मिनट, तो T दिया हुआ है, T दिया हुआ है कितने मिनट के लिए, 20 मिनट। तो 20 मिनट है तो इसको 20 × 60 सेकेंड कर लेते हैं।
अब हमें पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट ऑफ पोटेशियम लिबरेटेड। तो फॉर्मूला पता है आपको, फैराडे फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, जेड दिया है, हाँ जी दिया है, कितना 0.405, ये ग्राम है, डिवाइडेड बाई कूलम है। आई कितना है 25, इंटू क्या 20, इंटू क्या 60। अब ये तो कूलम में ही आएगा, तो कूलम कूलम कैंसिल, मतलब आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ग्राम्स में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। अब ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं याद है तो फिर नहीं हो पाता है। निल्स बोरियम, निल्स बोरियम, अब सब में एन दिया हुआ है, तो ये देखिए ये नियोडियम है, ये नियोबियम है, ये नेपच्यूनियम है, ये क्या है नेपच्यूनियम, ये क्या है नियोबियम, और ये क्या है नियोडियम। बट ये क्या है जो आपसे पूछा जा रहा है, निल्स बोरियम, निल्स बोरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट, डायरेक्ट आता है भाई ये क्वेश्चन सब। केमिकली इनर्ट, देखिए सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, और इस बंदे ने कितने बना लिए हैं भाई, बॉन्ड कितने बना लिए हैं बताइए, 6 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो ये केमिकली क्या हो गया, इनर्ट हो गया। यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं, यहाँ पे 2 ही बना है, ये बंदा भी बहुत सारे बना सकता है। तो यही एक महाशय दिख रहे हैं जो क्या है, अपना जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हैं। द कंपाउंड विच इज लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक, बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है, दैट इज क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लीस्ट बेसिक पूछा है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहिए। देखिए सब में नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन से अगर कैसा ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर उसी नाइट्रोजन में कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, जो इधर डोनेट कर रहा हो, इस साइड में डोनेट कर रहा हो, इधर इधर डोनेट कर रहा हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उनका डोनेशन का पावर बढ़ जाएगा। अब आपको दिख रहा है सामने से कि यहाँ पे ये डोनेशन वाला है, ये डोनेशन वाला है, ये भी सम हॉट कुछ तो डोनेट करेगा ही, बट यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो तो विड्रॉ करेगा भाई, तो इसकी वजह से बेसिसिटी इसकी सबसे कम होगी। Which of the following element does not form oxo acid? Very very important question भाई ये, very very important। ऑक्सो एसिड कौन फॉर्म नहीं करता, क्लोरीन फॉर्म करता है हाँ बहुत सारे, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, बट ये नहीं फॉर्म करते भैया। ये 2 फॉर्म करते हैं, देखिए ये फॉर्म करते हैं OF2 और एक O2F2, बट ये ऑक्सो एसिड नहीं है, ये क्या है ऑक्सीजन फ्लोराइड है, ऑक्सीजन फ्लोराइड है, ये ऑक्सो एसिड नहीं। ऑक्सो एसिड जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स हैं, जैसे जैसे आपका फास्फोरस का है H3PO4, H3PO2, नाइट्रोजन का है HNO3, क्लोरीन का है HClO4, सल्फर का है H2SO4, बट फ्लोरीन का नहीं है कोई, फ्लोरीन का केवल 2 क्या है ऑक्सो फ्लोराइड्स, ठीक है। Out of 4 characteristics of the transition metal to form coordination compound, which one is not applicable, which one is not applicable, मतलब ट्रांजिशन मेटल के कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में उसका कोई उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो स्मॉल साइज है यस, हाई चार्ज होता है यस, डी ऑर्बिटल की वजह से यस, बट नॉन स्टोइकियोमेट्री कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, तो ये गलत है, ये गलत है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट का मतलब होता है MnSO4, वुड बी हाफ। वो बोलेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मैंगनीज सल्फेट क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट जो उनका आना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि मोलर मास का क्या आना चाहिए, हाफ होना चाहिए। कब ये हाफ होगा, जब ये किस में ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए अगर ये MnO4 में ऑक्सीडाइज हो गया तो यहाँ पे +7 हो गया, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे n फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो +2 है, तो 5 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे करेंगे तो +6, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे +4, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आना है, यहाँ पे ये इक्विवेलेंट वेट बाई, इसको देखिए एक मिनट, ये मोलर मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, यहाँ पे n फैक्टर, n फैक्टर, यहाँ पे 2 है, और इसमें आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे -2, 6 हो गया, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे जो n फैक्टर का डिफरेंस है
वो 2 से कंपेयर करेंगे तो 1 का है। तो यही केवल ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन है जिसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, मतलब n फैक्टर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे केवल मोलर मास इस केस में कितना हो सकता है, m/2। सोचिएगा एक बार फिर से इसको। जियोलाइट, जियोलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, जियोलाइट एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हर बार किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, और इस बंदे को जरूर याद रखिएगा, ZSM5। गैसोलीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट, देखिए अब ये याद नहीं होगा तो कोई चांस ही नहीं कि आप कर पाए इसको। इसमें लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम होना चाहिए। लाइमस्टोन, देखिए इसमें भी लाइमस्टोन है, क्ले है बट जिप्सम नहीं है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है बट क्ले नहीं है, तो ये सब याद होना चाहिए हमें। मोस्ट अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड ओवर, मोस्ट अमोनिया गैस किसके ऊपर ड्राइड होती है भाई, देखिए क्विकलाइम, क्विकलाइम का मतलब क्या है, CaO, CaO, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद है तभी कर पाएंगे। जेनॉन रिएक्ट्स विथ, जेनॉन किसके साथ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव साथ रिएक्शन करता है, नहीं, किसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, फ्लोरीन, और किसके साथ, ऑक्सीजन, और ये दोनों क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। प्लीज़ एक बार इसको देखिएगा, स्पेशली ग्लिसरॉल का, ये सब का रिएक्शन का, जेनॉन रिएक्शन का, ये सब देखने में सिंपल करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन से गए नहीं है तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अप्रिशिएट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चन और ऐसे टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो वहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।